नमस्कार दोस्तों, अमृत मंथन के ऑनलाइन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हम अशोक के अभिलेख हमने शुरू कर लिए थे, उसमें से जो वृहत अभिलेख है वो हमने कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है लघु अभिलेख। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो चलो अपने लघु अभिलेख जल्दी से कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम वृहत अभिलेख पूरे कर चुके हैं, लघु अभिलेख देखते हैं। लघु अभिलेखों की शुरू में क्या थी, सिर्फ 3 ही प्रतियां प्राप्त हुई थी। इन 3 प्रतियों को क्या कहा जाता है, उत्तरी प्रतियां कहा जाता है। किंतु बाद में क्या होता है, दक्षिण भारत में कई स्थानों पर ये प्रतियां और भी क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब कर्नाटक प्रांत में ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग, रामेश्वर जो लेख प्राप्त होते हैं, ये क्या थी, दक्षिण भारत की लघु अभिलेखों की प्रतियां हैं। उनमें क्या होता है, संक्षिप्त पूरक ज्ञापन जिसमें धम्म का सारांश दिया गया है। ठीक है, इन प्रतियों के अंदर ये चीज़ें दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ विद्वान इसे द्वितीय लघु शिलालेख भी कहते हैं। ठीक है, इस दृष्टि से अशोक के लघु शिलालेखों की संख्या क्या कितनी हो गई, 2 हो गई। उनका विभाजन उत्तरी और दक्षिणी प्रतियों के रूप में किया जा सकता है, यानी कि उसका विभाजन क्या कर दिया गया, उत्तरी और दक्षिण प्रतियों के अंदर उसका विभाजन कर दिया गया। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इसी कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। देखो, पिछली क्लास में हमने जो अभिलेख किए हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 14 राज आज्ञाएं अशोक ने प्रत्येक अभिलेख पर लिखी गई। अब जो ये लघु शिलालेख है, ये शिलालेख अशोक के उन वृहत लेखों से अलग है, क्योंकि उनके अंदर जो 14 राजाज्ञा लिखी गई थी, उनसे इन लघु शिलालेखों के ऊपर जो कुछ हमें लिखा हुआ मिलता है वो उनसे बहुत अलग है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, लघु शिलालेख उनको कहा जाता है। ये निम्न स्थानों पर प्राप्त होते हैं, उसको हम देख लेते हैं फटाक से। पहले है रूपनाथ, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिले में ये स्थित है। उसके बाद में दूसरा है गुर्जरा, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंदर ये स्थित है। उसके बाद में देखते हैं सहसाराम, बिहार। यहाँ पर जो है अपन जब मध्यकाल हम करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा भी जो है इसी सहसाराम में बना हुआ है। तो उसी सहसाराम बिहार के अंदर जो है अशोक का एक लघु शिलालेख भी हमें मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मू, विराटनगर, राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ये ब्राह्मू है, बेराठ सभ्यता जहाँ मिली है उसी स्थान पर हमें अशोक का एक अभिलेख मिला है। कहाँ पर, जहाँ पर बेराठ सभ्यता हमें मिली है। ठीक है, तो अब ये कलकत्ता के जो संग्रहालय है उसके अंदर इसको भेज दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं मास्की, कर्नाटक के रायचूर जिले के अंदर मास्की नाम की एक जगह है, वहाँ पर हमें अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है। उसके बाद में हम देखते हैं कि मास्की का नाम हमने पिछले क्लास के अंदर भी लिया था। जो मास्की जो लघु शिलालेख है, इसके अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी अशोक के जितने भी वृहत शिलालेख है, उन सभी वृहत शिलालेखों के अंदर उसकी उपाधि जो है देव नामपीय हमें मिलती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट है सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी से जहाँ पर हमें अशोक का एक अन्य लघु शिलालेख मिला है, वहाँ से 1 मील पश्चिम में ये स्थित है। उसके बाद में देखते हैं जटिंग, रामेश्वर, ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पश्चिम के अंदर ये स्थित है। देखो नेक्स्ट अपने देखते हैं एरगुड़ी, कल इसका भी नाम हमने लिया था। एक वृहत शिलालेख भी हमें एरगुड़ी से मिलता है, जो आंध्र प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, कर्नूल जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखते हैं गोवीमठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान के समीप स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पालकी गुंड, ये जो है ये गोवीमठ से 4 मील दूरी के ऊपर ये स्थित है। नेक्स्ट करते हैं राजुल या मंडगिरी, यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के अंदर स्थित है। इसी राजुल अभिलेख के अंदर भी अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। उसके बाद में अहरोरा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सारीमारो, एक जगह का नाम है, यह कहाँ है, शहडोल, मध्य प्रदेश नाम की जगह है। उसके बाद में पनगुरिया या पनगुडिया, ठीक है, ये कहाँ है, ये सीहोर, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं नेतुर और उडेगोलम, ये दोनों अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्की, गुर्जरा और उसके बाद में नेतुर और उडेगोलम, ये कुछ एक अभिलेख हैं जहाँ पर जिनके अंदर जो अशोक का नाम है वो अशोक लिखा गया है। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था कि जेम्स प्रिसप ने शुरू में अशोक की जो उपाधि थी देव नामपीय, उसको जो है सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के राजा से उन्होंने संबंधित कर दिया था। तो ये कुछ एक अभिलेख है जो अशोक की अभिलेखीय ऐतिहासिकता को सिद्ध करता है। उसके बाद में देखते हैं बेलाडी, कर्नाटक के अंदर उद्यमगोला, ये जो अभिलेख है वो स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट देते हैं लघु शिलालेख 2 अन्य प्रतियां भी प्राप्त होती है।
इसके अंदर क्या है, एक अन्य लेख उडेगोलम बेलाड़ी कर्नाटक से मिलता है, और केनेडी वाजपेयी ने जो है पनगुड़िया सहेरा मध्य प्रदेश से अशोक का एक और शिलालेख जो है किनको मिला, केडी वाजपेयी को ये मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में सन्नाती नामक स्थान पर अशोक कालीन एक शिलालेख जो है प्राप्त किया गया है। फिर उसके बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 89 में क्या है, इसको खोजा था। कब कौन सा था, जनवरी 1989 के अंदर इसको खोजा था। फिर देखते हैं, अभी हम बार बार जिसके बारे में बात कर रहे थे वो देखो, इसके अंदर मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडे गोमन लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, यानी उसको अशोक कहकर इन अभिलेखों में पुकारा गया। ठीक है, तो ये थे अशोक के जो है लघु शिलालेख। अब हम करते हैं अशोक के स्तंभ लेख, यानी अशोक ने कुछ ऐसे स्तंभ बनाए, उनको अशोक की लाट भी कहा जाता है। यानी कि एक स्तंभ था, उस स्तंभ के ऊपर कुछ जीव जंतुओं यानी पशुओं के जो है चित्र, मूर्तियां बना करके उनके ऊपर लगाया गया था, और उन स्तंभों के ऊपर अशोक के लेख लिखे गए थे। उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से स्तंभ लेख हमें मिलते हैं। तो पहले मिलते हैं सप्त स्तंभ लेख, अपने देखते हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख मिलते हैं जो लगभग 6 जगहों पर अपने को मिलते हैं, उनको देखते हैं। इन राज आज्ञाओं, यानी ये भी एक राज आज्ञाएँ थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वृहत जो शिलालेख थे उसी तरह लघु शिलालेख थे। ये एक तरह से अशोक की राज आज्ञाएँ थी, जो अपनी जनता को और अपने अधिकारियों को कुछ आदेश वो जारी करता है, उनको स्तंभों पर, शिलाओं पर और कुछ लघु लेखों के अंदर उसने लिखवाया। इसको देखते हैं। इन राजाज्ञाओं अथवा प्रज्ञापनों की संख्या 7 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, यानी कि पत्थर के कुछ स्तंभ बनाए गए, उनके ऊपर उत्कीर्णित करवाया गया, और उन स्तंभों के ऊपर जो पॉलिश की गई है वो इस तरह की गई है कि आज तक उसके ऊपर एक खरोंच जो है बहुत कम लगी है, और उस पॉलिश करने का तरीका आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों ने उस टाइम के अंदर इतनी अच्छी पॉलिश कर दी। ठीक है, अब देखते हैं उसके स्तंभ लग देखते हैं। पहला जो है दिल्ली टोपरा। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध है। तो शमशेर शिराज नाम का एक इतिहासकार है, वो लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है इसे कहाँ लेके गया था, दिल्ली ले आया था। ठीक है, इसको अपने देख लेते हैं। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा जो है। मध्यकालीन इतिहासकार शमशेर शिराज के अनुसार मूलतः यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी खिजराबाद उस टाइम उसका नाम था, जिले में टोपरा नामक स्थान पर गड़ा हुआ था। ठीक है, कालांतर में फिरोज शाह तुगलक उसे 1551 से लेकर के 1588 के बीच का जो उसका टाइम पीरियड था, उसे कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। अब जब फिरोज शाह तुगलक इस लेख को उठा करके दिल्ली लेकर आया, तो यह बहुत भारी भरकम जो स्तंभ था, इसको उठाने के लिए उसने जिन यंत्रों का प्रयोग किया, ये हम जब फिरोज शाह तुगलक मध्यकाल में करेंगे उस टाइम हम इसको पढ़ेंगे। तो फिरोज शाह ने बहुत ही मेहनत की इस अभिलेख के ऊपर, जो चीज़ें लिखी गई थी उनको डिकोड करवाने की। उसने दिल्ली के सभी ब्राह्मणों को इस काम में लगा दिया, लेकिन वो इसे पढ़ नहीं पाए, यानी कि कोई भी ब्राह्मण इस लैंग्वेज को क्या है, डिकोड नहीं कर पाया। ठीक है, अब देखते हैं। उसने फिरोजाबाद में कोटला के ऊपर इसे स्थापित करवा दिया। यहाँ फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली के अंदर जगह है, वहाँ ये स्तंभ लेख अब लगा हुआ है। इससे क्या गया, फिरोज शाह की लाट इसे कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन स्तंभों को अशोक की लाट कहा गया, फिर इसे भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से इसे क्या क्या है, जाना जाता है। इसके ऊपर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, यानी कि जो स्तंभ लेख मैंने आपको बताए, वो जो 7 राज आज्ञाएं मैंने आपको बताई कि वो लगभग 6 जगहों पर हमें मिलती है। इस लेख के अंदर जो दिल्ली टोपरा लेख है, इसके अंदर अशोक के 7 वो राज आज्ञाएं इसके ऊपर लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जबकि अन्य पर जो है केवल 6 ही मिलते हैं, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि 7 लेख जो स्तंभ लेख हैं वो 7 के 7 सिर्फ इसी लेख पे मिलते हैं। बाकी अन्य जितने भी लेख हैं उन सब के ऊपर जो है इस तरह की जो राजाज्ञाएं थी वो सिर्फ 6 की संख्या में मिलती हैं। उसके बाद में देखते हैं, सर्वप्रथम जेम्स प्रिसप ने इसका वाचन कर अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया। यानी जेम्स प्रिसप जो थे, जिनको श्रेय मिलता है कि उन्होंने अशोक के लेखों को सबसे पहले डिकोड किया और अशोक के लेखों को उन्होंने पढ़ा। ठीक है, तो उन्होंने इस लेख को भी पढ़ा और सबसे पहले उसका अनुवाद करके उसे अंग्रेजी में उसको क्या करवाया किया, उसको प्रकाशित किया। उसके बाद में देखते हैं दिल्ली मेरठ नंबर 2 जो स्तंभ लेख है उसको देखते हैं। यह भी पहले मेरठ में तथा बाद में फिरोज तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं लोरिया अर्राज। ठीक है, ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। दूसरा देखते हैं लोरिया नंदगढ़, यह भी चंपारण जिले में स्थित है। उसके बाद में देखते हैं रामपुरवा, यह चंपारण बिहार के अंदर
स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा लाकर इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। देखिए 3 अभिलेख हैं जिनको अपने स्थान से हटा करके जो है दूसरे स्थान पर ले जाया गया। 2 तो फिरोज तुगलक द्वारा ले जाए गए, एक तो पहला जो था वो था दिल्ली टोपरा, उसके बाद में हमने दूसरा देखा दिल्ली मेरठ अभिलेख जो फिरोज तुगलक द्वारा लाया गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो देखा हमने प्रयाग जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया, वो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और अकबर ने उसे क्या किया, कौशाम्बी से उठा करके ला करके कहाँ रख दिया गया, इलाहाबाद के किले के अंदर उसे लगवा दिया। उसके बाद में देखते हैं लघु स्तंभ लेख, यानी कि स्तंभ लेखों के अंदर भी कुछ लघु लेख हमें और मिले हैं, उनको हम देख लेते हैं। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। इनको हम देख लेते हैं, ये निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं। नंबर 1 है जो सांची, ये कहाँ है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश से मिला है। नंबर 2 सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से मिला है। उसके बाद में कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप ये स्थित था। ठीक है, उसके बाद में रुमनदई नेपाल की तराई में स्थित है। ये रुमनदई अभिलेख जो है ये अशोक की 20वें वर्ष, यानी अशोक को राजा बने जब 20 वर्ष हो गए थे उस समय का है, जब अशोक जो है लुम्बिनी वन की यात्रा करता है। और यहाँ लुम्बिनी वन जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। यहाँ जाकर अशोक लुम्बिनी वन से जो है कुछ कर जो है टैक्स माफ़ कर देता है। उसके बाद में जो भू राजस्व था उसको 1/4 से घटा करके 1/8 कर देता है। ठीक, ये आगे हम देखेंगे। ये रुमनदई अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अशोक के जो है राजस्व के जो नियम है या राजस्व व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निगलीवा या निगाली सागर। ठीक है, यह नेपाल की तराई में स्थित है इसी रुमनदई अभिलेख के साथ। नेक्स्ट देते हैं सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों और को संघ भेद रोकने के आदेश देता है। यानी सांची और सारनाथ के अभिलेख जो है उसके अंदर अशोक अपने अधिकारियों को जो अधिकारी जो उसने नियुक्त किए थे धर्म प्रचार के लिए, जैसे राजुल हो गए, धर्म महामात्र हो गए, उनको वो आदेश देता है कि संघ यानी बौद्ध संघ के अंदर जो विभेद चल रहे हैं उनको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उसके लिए वो उनको आदेश देता है। उसके बाद में कौशाम्बी तथा प्रयाग से स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कुरवाकी द्वारा दान दिए जाने का क्या है, उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखते हैं लघु स्तंभ लेखों में रुमनदई प्रज्ञापन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसको हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसको फिर से देख लेते हैं थोड़ा। इस लेख की खोज फ्यूअर ने की थी, जो जॉर्ज ब्लूरर ने इसका अनुवाद किया। अब देखो फ्यूअर ने इसकी खोज की, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया, जॉर्ज ब्यूलर ने इसकी जो है अनुवाद किया। उसके बाद में इसको कहाँ इसको प्रकाशित किया गया, एपिग्राफिया इंडिया के 5वें इस खंड के अंदर इसको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। अब एपिग्राफी क्या होता है इसको समझे। एपिग्राफी जो होता है वो अभिलेखों की पढ़ने का एक शास्त्र होता है, यानी अभिलेखों को पढ़ने की जो स्टडी होती है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। और उसी एपिग्राफिया इंडिया नाम की एक पुस्तक जो है प्रकाशित होती थी, उसके 5वें संस्करण के अंदर इस रुमनदई अभिलेख का अनुवाद जो है इसको क्या किया गया, मतलब इसको प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार अभिषेक के 20वें वर्ष, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अशोक राजा बन गया उसके 20 वर्षों के बाद उसने क्या किया, पश्चात देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी यानी अशोक की बात यहाँ की जा रही है, समय यहाँ आया, मतलब रुमनदई कहाँ है, लुम्बिनी वन वो गया तथा उसने पूजा की, यानी देवताओं की वो उसने क्या की, पूजा की, क्योंकि यह शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी लुम्बिनी वन के अंदर शाक्यमुनि यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः उसने वहाँ बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बनाई तथा एक स्तंभ स्थापित किया। यही स्तंभ रुमनदई स्तंभ लेख के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः लुम्बिनी वन गांव का धार्मिक कर बलि, यानी मैंने आपको बताया था कुछ टैक्स वो माफ़ कर देता था, वो टैक्स कौन सा था, धार्मिक कर, जिसको क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था, उसे उसने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। तथा कर यानी जो भू राजस्व था 8वां भाग उसने क्या कर दिया गया, उसको तय कर दिया। पहले जो है मौर्य प्रशासन के अंदर इससे पहले जो भू राजस्व है वो 1/4 लिया जाता था, लेकिन इस अभिलेख के अनुसार क्या कहा जाता है कि लुम्बिनी वन का जो क्षेत्र है उसके अंदर अशोक ने उसको क्या कर दिया गया, 1/8 कर दिया। प्रस्तुत लेख बुद्ध के जन्म स्थान का अभिलेखीय प्रमाण है, यानी कि इससे ये भी पता लगता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये सबसे पहला जो है अभिलेखीय प्रमाण हमारे सामने आता है। यह भी सूचित होता है कि अशोक ने अपनी यात्रा के उपलक्ष्य में यहाँ धार्मिक कर
माफ़ किया तथा राजस्व का भाग जो मौर्य प्रशासन में चतुर्थांश था यानी चौथा हिस्सा था 1/4 था, उसको घटाकर अष्टांश यानी कि क्या कर दी, उसको 1/8 करने की उसने घोषणा कर दी। उसके बाद में लिखते हैं लेख की तीसरी पंक्ति में उल्लिखित है कि शिलाविगबड़िचा एक शब्द है का अर्थ विद्वानों द्वारा क्या है, इसके ऊपर विद्वानों में इसका बीच में क्या है, इस शब्द के लिए मतभेद है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, सामान्यतः इसका अर्थ पत्थर के दीवार से लगवाया जाता है, यानी कि जो लुम्बिनी वन के अंदर अशोक ने जो बड़ी सी पत्थर की दीवार बनाई थी उससे इस शब्द का संबंध जो है बिठाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, शिला स्तंभ जो है बाड़ या रेलिंग को जो इसने खड़ा किया, यानी कि जो शिला स्तंभ उसने लगाया उसके बाहर चारों तरफ बाड़ उसने लगवा दी गई। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है DL श्रीवास्तव भित्या। ये जो भित्या जो शब्द मिला है उसको दीवार जो है, दीवार सहित जो है अर्थ करते हुए इसकी इसी पंक्ति में उल्लेखित, मतलब इसी पंक्ति में एक और शब्द उल्लेखित है, उसका नाम है उस्पापिते। ठीक है, ये प्राकृत भाषा के शब्द है। उस्पापिते को जो है वृषभार्पित है, ये भी एक प्राकृत भाषा का शब्द है। स्तंभ को वृष या सुशोभित करना बताते हैं, यानी कि स्तंभ के चारों तरफ जो रेलिंग का काम किया गया उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, ये कौन बताते हैं, DL श्रीवास्तव इसके बारे में बताते हैं। अपने देखते हैं, अपने अर्थ की पुष्टि में वे संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर श्याम नारायण का संदर्भ देते हुए बताते हैं कि यह स्तंभ रामपूर्वा स्तंभ के समान वृषभ शीर्ष युक्त है, यानी रुमनदेही जो स्तंभ है इसके ऊपर किस पशु की जो आकृति बनी है वो वृषभ से जो है युक्त है। उसके बाद में नीललिवा के लेख के अंदर जो है कनक मुनि के स्तूप में संवर्धन की जो है चर्चा की गई है, यानी कनक मुनि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके स्तूप के अंदर संवर्धन यानी उस स्तूप की मरम्मत करवा करके उसके आकार को बढ़ा दिया गया। इसका जो है विवरण किस में मिलता है, नीलिवा लेख के अंदर मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं लुम्बिनी लेख, यानी वही जो रुमनदेही अभिलेख है उसी के बारे में बात करते हैं। लुम्बिनी लेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। शाक्य मुनि मतलब शाक्य जनपद के जो प्रधान थे उनके वो पुत्र थे, और उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की उन्होंने जो है उसको शुरू किया, और बाद में वो क्या बन गए, एक मुनि बन गए, अर्थात एक सन्यासी बन गए। तो उनको क्या कहा जाने का, शाक्य कुल में जन्म होने के कारण उसको शाक्य मुनि कहा गया। उसके बाद में पाली साहित्य तथा भरूत लेखों में शाक्य मुनि के अतिरिक्त 5 पूर्व बुद्धों का उल्लेख मिलता है, यानी कि बुद्ध के पूर्व 5 जन्मों का भी इसमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये क्या है, जो पूर्व 5 बुद्ध थे उनके नाम देख लीजिए। पहला है विप्सी या विप्सियन, उसके बाद में वेशभूषा या विश्वभू या कुकुस्द या इसको और दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं कर्कछंद, इसका दूसरा नाम बोलते हैं। तथा उसके लास्ट जो नाम था भगवान बुद्ध का वो है कोनागमन, ठीक है, या कनक मुनि इनको कहा जाता था, कोनागमन या कनक मुनि। उसके बाद में अशोक के पहले से ही इनके सम्मान के अंदर स्तूप निर्माण की परंपरा थी, यानी कि अशोक जब शासक बना उससे पहले ही बौद्ध धर्म के अंदर स्तूपों के निर्माण की जो है परंपरा इसके अंदर स्थित थी। स्तूप क्या होता है, एक उल्टे कटोरे की तरह की एक आकृति होती है जिसके ऊपर छत्र लगाया जाता है। जो उल्टे कटोरे की आकृति है उसको अंड कहा जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर एक हर्मिका बनाई जाती है, और हर्मिका के अंदर जो बौद्ध भिक्षु थे उनके अस्थि अवशेष या उनसे संबंधित कुछ चीज़ों को उसके अंदर रख दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गुहालेख। गुहालेख क्या थे, अशोक ने बराबर की पहाड़ियाँ बनाई और उसके बाद में इनको जो है एक संप्रदाय को उसने दान में दे दिया। उन पहाड़ियों के अंदर जो गुफा बनाई गई उनकी दीवारों के ऊपर जो लेख लिखे गए उनको गुहा लेख कहा जाता है। अब गुहा लेख देखते हैं। दक्षिण बिहार में गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ियाँ की 3 गुफाओं की दीवार पे अशोक के उत्कीर्ण लेख मिलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो किसके ऊपर मिलते हैं, दीवारों के ऊपर लेख हमें मिलते हैं, उसको गुहा लेख कहा गया। ठीक है, इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। यानी अशोक ने किस संप्रदाय को वो दान में दिए थे, आजीवक संप्रदाय। मैंने आपको जब बिंदुसार पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, बिंदुसार था, और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, मक्खिल गोशाल नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
ये सभी लेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, यानी भाषा इनकी प्राकृत थी लेकिन इनकी लिपि जो थी ब्राह्मी थी। केवल 2 अभिलेख शहबाज और मानसिरा, देखो मैंने जब शहबाज और मानसिरा अभिलेख आपको बताया था, जब हमने वृत्त शिलालेख किया था उसके अंदर हमने बताया था कि उनकी लिपि ब्राह्मी न और क्या थी, खरोष्टी थी। बाकी सभी अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में बताए गए। यह कैसे लिखी जाती थी, ये दाईं से बाईं ओर यानी राइट से लेफ्ट, जिस तरह से हम उर्दू लिखते हैं उसी के अंदर उसी तरह से उसको लिखा गया था। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्र अभिलेख मिला है। कांधार के पास शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख भी हमें मिलता है, यानी शरेकुला कुना एक द्विभाषी अभिलेख है जिसमें 2 भाषाओं का, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों का उसमें प्रयोग किया गया। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से भी अरमाइक लिपि में लिखा गया एक लेख मिलता है। अशोक का अभिलेख इससे यहाँ जगह से क्या होता है, इन जगहों से प्राप्त होता है। इसके साथ ही जो है हम अशोक के अभिलेख पूरे कर चुके हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम अशोक यानी कि मौर्य जो है प्रशासन है उसके बारे में अपनी बात करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आप अपना सहयोग जो है मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखें। धन्यवाद।